मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, सोशल स्टडी वाला पार्ट है ना आपका, वर्ग 2 के लिए ना। एक सब्जेक्ट और लगेगा क्योंकि जनरल स्टडी वाला नहीं लग रहा था ना, तो हमने आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट और लगाया है। ठीक है, और वर्ग 3 वाले जो होंगे उनके लिए ईवीएस इंपॉर्टेंट है, और वर्ग 2 वाले के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जीएस इंपॉर्टेंट। जनरल स्टडी है ना जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला, और 20 नंबर आपका क्या आएगा, ईवीएस आएगा आपका। तो थोड़ा सिलेबस बता रहे हैं आपको, समझेंगे ध्यान से आप, ठीक है ना, ताकि दोनों के लिए बराबर चले। क्योंकि ईवीएस क्या है, वर्ग 2 वाले तो पढ़ेंगे नहीं आप लोग, है ना। सबसे पहला तो वर्ग 2 का सिलेबस बता रहा हूँ मैं, सुनेंगे ध्यान से, है ना। वर्ग 2 में सर बताए होंगे आप लोगों को 150, पिछले बार जो आया था 150 क्वेश्चन थे ना, 150 अंक का था। तो उसमें से जो सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन वाला जो चैप्टर है आपका, है ना, सामाजिक अध्ययन, और इसमें से जो क्वेश्चन जो आए थे पिछले बार कितने थे, ये 20 अंक के। और सबसे लास्ट जो चैप्टर यूनिट है आपका ना, वो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। और इससे जो प्रश्न आए थे वो कितने थे, 10। तो सोशल स्टडी और जनरल स्टडी दोनों को मिला करके कितने हो जाते हैं, 30 नंबर। ये केवल किसके लिए है, ये केवल वर्ग 2 वाले के लिए, जो बीएड वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप। वहीं आप वर्ग 3 की बात करते हो, तो वर्ग 3 में थोड़ा सा सिलेबस चेंजेस रहता है, परिवर्तित होगा। वर्ग 3 की बात करें, इसमें सोशल स्टडी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा, ध्यान रखना, इन्वायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन होगा। और ये कितने मार्क्स से आते हैं, ये 20। और एक लास्ट जो दिया है, सेम दिया है, सामान्य ज्ञान, और ये कितने नंबर का आते हैं, ये 10। तो देखिए वर्ग 3 वाले के लिए थोड़ा सा इसमें क्या है, कम है ना। आप लोग ये जो वाला हिस्सा पढ़े ना, केवल और केवल 10 नंबर का पढ़ेंगे, लेकिन वर्ग 2 वाले तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। और वर्ग 2 वाले ये नहीं पढ़ते हो आप लोग, ईवीएस, तो हमने एक और क्लास लगाया आप सभी के लिए, ये वाला हिस्सा सामाजिक अध्ययन वाला, जिसमें से 20 नंबर आएंगे। और सामान्य ज्ञान के होते हैं कितने हैं इसमें, 10 नंबर। तो आपकी जो तैयारी हो कितने का हो, ये 30 नंबर का हो। वहाँ पे थोड़ा है समझ में ये वाला, वर्ग 2 के लिए, और एक कौन है, वर्ग 3। और जो दोनों दिला रहे हो उसके लिए तो ये दोनों पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, सामान्य ज्ञान आपको, तो मतलब फाइनली पढ़ना ही है सब चीज़। वेटेज का बस डिफरेंट है वहाँ पे, यहाँ 30 नंबर का वेटेज है, और यहाँ कितने नंबर का होगा, ये 10 नंबर का, बस मार्क्स का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, सेम ध्यान रखना है ना। अब बात करें सोशल स्टडी में आता क्या क्या चीजें हैं, तो सोशल स्टडी के अंतर्गत सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, कितने मार्क्स से कहां से आए थे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। वर्ग 2 वालों के लिए ना खास तौर पे ये सबसे पहला जो इसमें पहला जो यूनिट दिया है, भारतीय समाज दिया है, भारतीय समाज। और सेकंड जो दिया है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास करके दिया है। और इतिहास के बाद दिया है भारत का राज व्यवस्था, संविधान जिसको आप पढ़ते हो। और एक दिया है भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, भूगोल में दोनों दिया गया है, ध्यान रखेंगे, एक विश्व की भूगोल दिया गया है और ये इंडिया का, भारत का मतलब। ये मेन है आपका, कौन कौन से हैं, भारतीय समाज और इतिहास एक ही है लगभग, दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे अपन। और एक राज्य व्यवस्था जिसमें संविधान की बात की गई है, और एक भूगोल। और एक दिया है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दिया गया है ये। और लास्ट जो चैप्टर या यूनिट दिया गया है इसके अंतर्गत ना, उसका नाम है पेडागॉजी या सामाजिक मुद्दे बोलते हो आप, सामाजिक मुद्दे करके। इतने को मिला करके जो प्रश्न आए थे पिछले बार कितने थे, वो 20। अब इतने सारे सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे आप। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो आया था, 20 में से जो 12 प्रश्न थे वो यहाँ से थे, भारतीय इतिहास, ध्यान रखेंगे। आप सोचो 20 में से 12 मतलब बहुत है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी ज्यादा है, वेटेज ज्यादा, ध्यान रखेंगे आप। इसमें से जो राज्य व्यवस्था जो प्रश्न आए थे वो लगभग 4 प्रश्न थे, और भूगोल से आए थे कितने यहाँ पे, 2। ऐसा करके 1-2 करके हुए कुल कितने वहाँ पे, वो 20। तो सर्वाधिक वेटेज आपका भारतीय इतिहास का है, तो मैं आपको यही वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, भारतीय इतिहास, ध्यान रखेंगे। इतिहास पढ़ते पढ़ते आपको भारत का समाज समझ में आ जाएगा, समाज कैसा होता है, जैसे कि समाज में क्या क्या चीजें आती हैं। समाज के अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ते हो क्या, परिवार। तो हमारे यहाँ परिवार के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप 2 परिवार सुनते हो, एक होता है कौन सा, एकल परिवार, और एक कौन सा होता है आपका, संयुक्त परिवार। ये होता है ज्वाइंट फैमिली जिसको आप बोलते हो। ये आया क्वेश्चन, संयुक्त परिवार किसको बोला जाता है, जब 3 पीढ़ी एक साथ एक ही घर में रहता है वो क्या कहलाता है आपका, संयुक्त परिवार। ये आ चुका एग्जाम में अभी। या पिछले बार का प्रश्न क्या पूछा था, सीनियर सिटीजन जो आपके होते हैं ना, वृद्धजन,
सीनियर सिटीजन ये किसको बोला जाता है? तो 60+ वाले एज को क्या बोलते हो आप? सीनियर सिटीजन। ये दोनों प्रश्न पिछले बार शिक्षक भर्ती का है, ये 2 आए थे। और इतिहास का मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, वहां से 10, दोनों को मिलाकर कितने आए थे यहाँ पे? 12। तो मैं जो तैयारी करवाऊंगा आपका 12 नंबर का होगा, ध्यान रखेंगे आप। बाकी ये जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दिया है, ये वाला यहाँ नहीं पूछा गया था ना, ये पूछा गया कहाँ पे आपको? ये वाला सामान्य ज्ञान में। तो उसका भी सिलेबस बता रहा हूँ मैं, पहले ये थोड़ा सिलेबस को आप ध्यान रखिएगा। इतने सारे को मिलाकर कितने अंक आएंगे? ये 20 अंक होंगे। आया समझ में इतना? ये सेम सामान्य ज्ञान की बात करें अगर, तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या क्या होता है पूरा उठा के नीचे कर देना है आपको, ठीक है ना। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान क्या क्या होगा? सेम दिया है। भारत का भूगोल दिया है इसमें, भारत का इतिहास दिया है इसमें, भारत का संविधान दिया है इसमें। एक तो ऐड होता है जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पे ऐड हुआ है। और एक क्या है आपका? छत्तीसगढ़ फिर है यहाँ पे। और एक आपका कौन सा दिया है? थोड़ा सा सामान्य विज्ञान ऐसा दिया है। ये कितने नंबर का आएंगे? ये 10। ये वर्ग 2 और वर्ग 3 सबके लिए होगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखो, भूगोल यहाँ भी पढ़ना है वहां भी पढ़ना है, लेकिन वर्ग 3 वालों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कम है, केवल पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। हिस्ट्री तो सेम होगा, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इतिहास में कोई छोड़ नहीं सकते हो आप। संविधान भी सेम होगा, अर्थव्यवस्था नया पढ़ना है, ध्यान रखेंगे आप, वर्ग 3 वालों के लिए। और ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन यहीं से आया था, 4 प्रश्न आए थे पिछले बार, 10 में से 4 छत्तीसगढ़ का आया था। और ये सामान्य विज्ञान थोड़ा सा 10th लेवल का है, ये जितना जो लिखा गया ना 10th लेवल का, ध्यान रखना। ये ऐसा सिलेबस है आपका। तो वर्ग 3 वाले के लिए नीचे वाला है, केवल वर्ग 3 वालों के लिए, और वर्ग 2 वाले के लिए ऊपर और नीचे दोनों आएगा। ये आपका सिलेबस है। तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको दिलवा देंगे आप, है ना। मैं जो पढ़ाऊंगा इतिहास होगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग भारतीय इतिहास करके, मैं इसका सिलेबस पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। हेडिंग डालो भारतीय इतिहास, सोशल स्टडी का पार्ट होगा, ध्यान रखेंगे आप। लाइव क्लास थोड़ा डिफरेंस समझ में आया ये दोनों में, वर्ग 2 वर्ग 3 में आया ना समझ में? ये हम वर्ग 2 मेन पढ़ रहे हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वर्ग 3 में भी आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादातर वेटेज के हिसाब से वर्ग 2। भारतीय इतिहास, अब इतिहास का सिलेबस को पहले बता देते हैं आपको क्या क्या दिया गया है, पढ़ना कैसे है, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक से। इतिहास को सुनेंगे ध्यान से, है ना। इतिहास का ना सबसे पहला जो यूनिट दिया गया है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, इतिहास के स्रोत दिया है, सोर्स दिया है। इतिहास के सोर्स क्या क्या होते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं? तो आपके सिलेबस में 2 प्रकार के हैं, एक होता है साहित्यिक और एक क्या दिया है आपका? पुरातात्विक लिटरेचर्स है। और एक आपका क्या दिया गया है? आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक। 2 चीजें पढ़ना है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक, जिसमें बताऊंगा आप लोग को। एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे। मान लो जाए आप साहित्यिक के अंतर्गत एक ग्रंथ सुने होंगे रामायण। ये रामायण किसकी जानकारी देता है? रामायण काल में राम और सीता जी का। आप एक ग्रंथ सुने होंगे महाभारत, कौरव और पांडव का। या आप राजा महाराजा वाला आते हो तो आप पढ़ते हो अर्थशास्त्र, चाणक्य की रचना है ये। अब ये कौन से वंश की जानकारी दिया? मौर्य वंश। पता चलेगा नहीं? आप देखो इतिहास है, सोर्स है ये। पुरातात्विक में क्या क्या आ सकता है? जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया मैं, एक स्नानागार मिला है और ये बताता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता को। या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये किसको बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कौन सा? सिरपुर लक्ष्मण मंदिर सुने होंगे, पांडुवंश। तो इतिहास है कहीं ना कहीं। ऐसा सोर्स को क्या बोला जाता है? पुरातात्विक। और जो किताब होगा वो क्या कहलाएगा आपका? साहित्यिक। पढ़ेंगे अभी डिटेल में, पूरा बताएंगे आपको, बस सिलेबस समझना। सेकेंड नंबर क्या दिया है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके साथ दिया गया है कि आपका वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी, और एक दिया है वैदिक सभ्यता। ये सेकेंड यूनिट होगा आपका। और वैदिक सभ्यता के बाद सिलेबस में डायरेक्ट आ गया कहाँ पे? मौर्य वंश, अशोक वाला। और एक आप पढ़ते हो कौन सा? गुप्त वंश, विक्रमादित्य समुद्रगुप्त वाला। ये दोनों दिया है, देखिए डायरेक्ट आ गया वहां पे। और चौथा क्या दिया है इसमें? भक्ति एवं सूफी आंदोलन दिया है, भक्ति व सूफी आंदोलन, हिंदू और मुस्लिम धर्म का होगा ये। और इसके बाद दिया है 5वां नंबर, मुगल और राजपूत संबंध दिया है, मुगल और
राजपूत संबंध ये। और लास्ट जो दिया है वो दिया है स्वतंत्रता संग्राम। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम कब चालू हुआ था? 1857। तो 57 की क्रांति दिया है और साथ साथ क्या दिया है? स्वतंत्रता आंदोलन दिया है। ये 6 यूनिट पढ़ना है बस। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, सुनेंगे ध्यान से एक बार। सबसे पहला तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहला यूनिट क्या दिया? इतिहास के सोर्स दिए है। अब सोर्स क्या होता है? इतिहास जानने के दो माध्यम होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेचर्स होते हैं। एक ग्रंथ के माध्यम से इतिहास को जानते हो और एक उनके सोर्स जो पुरातत्व में मिलता है। ये पहला यूनिट है। दूसरा आपके सिलेबस में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, आप पढ़ेंगे पूरे का पूरा। जैसे कि आप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ऐसा नाम पढ़ेंगे यहाँ पे। वो वैदिक काल में आप सुने होंगे 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और तो उस समय के लोग कैसे थे वो पढ़ना है आपको। अब हुआ यह है यहाँ पे इतिहास में वैदिक काल के बाद डायरेक्ट कौन सा वंश दे दिया देखो। लेकिन क्या इस बीच में और कुछ नहीं रहा होगा? क्या इनके बीच में कुछ तो रहा होगा। जैसे आप पढ़ेंगे उस समय क्या महाजनपद काल, 16 महाजनपद सुने होंगे आप। साथ साथ 2 धर्म सुनेंगे, एक जैन धर्म सुनेंगे पुराना में और इसके बाद कौन सा आता है? बौद्ध। ये सिलेबस में नहीं दिया है, ध्यान रखेंगे आप, ये नहीं दिया है। इसके अलावा महाजनपद में आप पढ़ते हो कौन सा? मगध। मगध में आप ना 3 पढ़ोगे। एक नाम लिखे तो यहाँ पे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक होता है कौन सा? नंद वंश। ये मेंशन नहीं है लेकिन डायरेक्ट किसको दे दिया है देखो। लेकिन मौर्य तक जाने के लिए मुझे इन तीनों को तो बताना पड़ेगा, कौन किसको मार के आया करके वहां पे पढ़ेंगे वहां पे, है ना। लेकिन सिलेबस में नहीं है। जो ये वाला कलर में लिखा है ना व्हाइट में, सिर्फ यही पढ़ना है। अब देखो मौर्य के बाद डायरेक्ट क्या दिया है आपको, लेकिन इन दोनों के बीच में और भी आते हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक। ये सिलेबस में नहीं दिया गया है, पूरा डायरेक्ट दे दिया गुप्त वो, लेकिन बताना पड़ेगा थोड़ा सा वहां पे। वो गुप्त के बाद डायरेक्ट क्या दिया देखो, भक्ति और कौन सा ये। तो भैया गुप्त के बाद तो दिल्ली सल्तनत आता है। कौन आते हैं? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, खिलजी आएंगे आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, फिरोज शाह तुगलक आएंगे। उसको दिया ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, ध्यान रखना। डायरेक्ट भक्ति और क्या दे दिया है? सूफी। और मुगल और कौन दिया यहाँ पे? राजपूत, बाबर, हुमायूं, अकबर वाला पढ़ेंगे उसको। और इसके बाद डायरेक्ट कौन से दे दिया? 57 की। लेकिन इस बीच में कौन आते हैं? यूरोपियन, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये सब आएंगे वहां पे वो। लेकिन डायरेक्ट कहाँ दिया आपके सिलेबस में? 57 से दिया है। यही 6 यूनिट है और हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन ले लो आप। 12 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे आप। 6 यूनिट है और 6 से 12 ये सिलेबस लिखेंगे आप लोग। पहला ये इतिहास में होना चाहिए आपके पास, लिखेंगे इसको पूरा भी। लिखिए लाइव क्लास पुनः नंदिनी जी। पढ़ेंगे अभी एक एक ठो हम लोग। पहले लिख के रखिए, बस सिलेबस पता होना चाहिए, पढ़ना क्या है पहले तो, है ना। सिर्फ सिलेबस का लिखना, बीच में जो बताया उसको छोड़ देना, कोई काम का नहीं है, वो नहीं आएगा वो। लिखे। चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं ना, इतिहास के सोर्स जानना है आपको, ठीक है। 57 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन बताएंगे। चलिए सुनेंगे ध्यान से। पहले तो इतिहास का परिभाषा आपको समझना चाहिए, उसके बाद ही समझ में आएगा ये इतिहास होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। इतिहास जो है ना, संस्कृत भाषा के ना 3 शब्द से मिलकर बना है। एक शब्द हो यहाँ पे इति और एक लिखा है ह और एक क्या लिखा है? आस। ये होता है इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा और ह का अर्थ क्या होता है? हुआ। और ये क्या होता है? हो। ऐसा हुआ हो। अब कब हुआ हो? तो अतीत में हुआ हो। तो अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ, कल। तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये सामान्य परिभाषा है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास। अब अतीत मतलब क्या बताया आपने? बीता हुआ, कल। क्या आपके लिए जो कल पढ़े वो इतिहास है क्या? आप बोलोगे क्या कल हम जो पढ़े हैं वो इतिहास में पढ़े हैं ऐसा करके?
ऐसा नहीं बोलते ना। इतिहास का ना स्टैंडर्ड ईयर बनाया गया है भारतीय इतिहास में। क्या बोले हैं? 100 वर्ष पूर्व जो भी घटा होगा, 100 ईयर पूर्व जो भी घटा होगा, उस घटना को क्या नाम दिया जाएगा? अतीत बोलेंगे। वही क्या कहलाएगा हमारे लिए? इतिहास कहलाएगा। अब घटा है तो उसकी जानकारी कैसे हुआ, कैसे पता चले घटा है? तो इतिहास को जानने के लिए मैं अभी नाम लिया 2 सोर्स। एक मैंने बताया साहित्यिक, और एक नाम क्या बढ़ाया आपने? पूरा तात्विक। चलिए, ये दोनों होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा सुनेंगे ध्यान से। डेफिनेशन ये बोलता है कि अतीत में जो घटना घटे वही इतिहास है। तो अतीत में घटा है तो कोई तो सबूत होगा, कोई तो जानकारी होगा कि ऐसा हुआ है। तो कैसा हुआ है पता चलेगा? साहित्य के माध्यम। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम आदि ग्रंथ कौन सा है? हमारे यहाँ वेद। कितने प्रकार के पढ़ते हो आप? 4। अब इन 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद आता है कौन सा? सामवेद। सामवेद के बाद पढ़ते हो यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद पढ़ते हो नया अथर्ववेद। आप इन 4 वेद को पढ़ेंगे आगे चलकर, मैं बताऊंगा आप लोगों को। हर वेद का अपना अपना क्या है? विषय है। ये मंत्र और सुक्ति है, ये संगीत 7 सुर है, और इसमें यज्ञ विधान है, और इसमें क्या है? औषधि और पवित्र जादू वगैरह है। देखो बता रहे इतिहास को कहीं ना कहीं वहां पे वो। इस वेद के पास आप पढ़ते हो एक, जिसका नाम आप पढ़ते हो क्या? उपनिषद। तो हमारे यहाँ उपनिषद की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। ये क्या है? उपनिषद। इसकी संख्या कितनी है? 108। आप पढ़ेंगे पुराण, और पुराण की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। और सबसे प्राचीनतम सुने होंगे आप मत्स्य पुराण। अब इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतार का वर्णन है? 10। इतिहास बताया एक नहीं वहां पे। इसके अलावा आप सुनेंगे महाकाव्य, तो एक आप पढ़ते हो महाकाव्य, और हमारे यहाँ प्राचीनतम महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य है। सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण, और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। चलिए मैं दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, महाभारत और रामायण। सुनना थोड़ा सा, फिर लिखेंगे आप लोग, है ना। रामायण की बात करें, रामायण एक ग्रंथ है साहित्यिक। क्या जानकारी मिला? एक जानकारी मिलता है प्रभु श्री राम के बारे में। एक राजा है और एक कौन है? माता सीता, एक राजकुमारी है। राम जी कहाँ के राजा? अयोध्या के राजा। और माता सीता कहाँ की राजकुमारी? जनकपुर। ऐसा सुने ना, राजा जनक की बेटी थी ना जनकपुर, वहां पे। और देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, मैंने शब्द बोला है राजा और रानी। अभी भगवान के लिए 2 समय के लिए छोड़ दो। अभी एक राजा है, कौन है? दोनों के बीच क्या होता है? वैवाहिक संबंध होता है, विवाह होगा। विवाह होने के बाद जब घर आते हैं तो इसी वजह से परिवार में क्या होता है? कलह। परिवार में क्या होता है? कलह। और कितने साल का वनवास मिला? 14 वर्ष का वनवास मिल गया। देखो वनवास के दौरान उनके मित्रगण, उनके प्रेमी मिलेंगे। जैसे कि मित्रता देखने को मिला 3 लोग में। कौन कौन? सबसे पहले निषाद राज देखने को मिला मित्रता। दूसरे कौन? हनुमान जी। और तीसरे कौन? सुग्रीव और बाली का नाम सुने होंगे। ये मित्रता को दिखाता है। और प्रेम को क्या दिखाया? आप पढ़ेंगे माता सबरी इनके प्रेम के इंतजार कर रही थी। और प्रेम में याद है आपको, जब सीता माता का हरण होता है तो किसको जीत के आते हैं? श्रीलंका विजय करके आए। अब देखो ये घटना, शादी से लेकर इस श्रीलंका विजय तक की कहानी पूरे का पूरा किन से ग्रंथ में मिल रहा है आपको? एक इतिहास बता रहे कि नहीं बता रहे? आप छोड़ दो ना, भगवान है अभी वहां पे एक, लेकिन 2 व्यक्ति का कहानी बताया कि नहीं बताया? ये इतिहास है, ध्यान रखना। आप पूरा का कहानी उसने बता दिया, वापस आए तो पूरा कहानी और आगे बढ़ जाता है। मैं बस सिर्फ इतना बताया हूं, पढ़ाएंगे आपको, रामायण आएगा तब। महाभारत 2 पक्ष में है। एक नाम सुने होंगे कौरव। कौरव कितने भाई होते हैं? 100 ना। और एक सुने होंगे पांडव या पांडु, 5 पांडव सुने होंगे। वही वाला युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव वाला। इधर युधिष्ठिर वाला है। तो दोनों के बीच क्या हुआ था? संघर्ष। वही घटना क्या कहलाई? और इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? श्री कृष्ण। अब देखिए इन सब के बारे में जानकारी कौन सा ग्रंथ दे रहा है आपको? तो देखो एक इतिहास बता रहा है कि नहीं बताया ना इतिहास। तो ये इतिहास है मेन। तो ये क्या है? पूरा साहित्यिक सोर्स। ये जितना धार्मिक ग्रंथ ध्यान रखेंगे आप, वेद, पुराण, उपनिषद और ये कौन सा? महाकाव्य। इतना 4 पहले लिखेंगे आप, आगे बाद है ना। लिखो पहले इसको।
जो घट चुका है वो इतिहास है। अब वो जानने के लिए आपके पास सोर्स क्या है ये पता होना चाहिए आपको। पढ़ाएंगे, पूरा वेद पढ़ाएंगे आपको, चारों वेद पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या है उसमें। ऊपर करूं? पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। कई बार क्वेश्चन यही से आए, कितने संख्या होते हैं, डायरेक्ट पूछा गया 108 और 18, वही पूछा गया कई बार। आप सिर्फ इतना लिखेंगे ना, इधर से कहानी नहीं लिखना ना आप लोग को, सबको तो पता है ना रामायण थोड़ा बहुत, नहीं लिखना इधर को, बस नाम लिखेंगे वहीं पे। रामायण के रचनाकार पिछले साल क्वेश्चन है आपका, कौन है रामायण के रचनाकार? महर्षि वाल्मीकि पढ़े हो ना, यहाँ महर्षि वाल्मीकि, पिछले साल का प्रश्न आया था यही, आपके शिक्षक भर्ती का ही है, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास, यहीं से एक प्रश्न आया था, ध्यान रखेंगे, महर्षि वेद व्यास। एक प्रश्न यही बन गया था पिछले साल तो आपका, ठीक है, आया था, शिक्षक भर्ती के प्रश्न दिखाएंगे आपको। हुआ चारों? चारों कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ। ध्यान रखना, अब राजा महाराजा वाला समय आएगा तो राजनीतिक ग्रंथ आएंगे, अब कहीं के वहां पे वो, तो राजनीतिक ग्रंथ में हमको ना सबसे पुराना मिलता है अर्थशास्त्र। एक ग्रंथ मिलेगा आपको अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है आचार्य चाणक्य। आप पढ़ेंगे आचार्य चाणक्य। अब बताइए, ये जो ग्रंथ है मुख्य रूप से किसकी जानकारी देते हैं? मौर्य वंश। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, सम्राट अशोक पढ़ेंगे, उनके बारे में उल्लेख कर रहे हैं, तो इतिहास को बता रहे हैं ये। और इसके बाद एक ग्रंथ मिलता है आपको, जैसे कि कालिदास का नाम सुने होंगे आप लोग, कालिदास के एक ना एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, मेघदूतम, छत्तीसगढ़ में लिखा गया, ध्यान रखना ये। और इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। अब एक कालिदास जी किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, तो कौन सा वंश है? वही गुप्त वंश। ये देखो, ये इतिहास बता रहे हैं। और इसके आगे जब जाते हो ना तो एक नाम और पढ़ते हो, बाणभट्ट, उनकी रचना का नाम है हर्षचरित, हर्षचरित। और रचनाकार का नाम क्या है? बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट कौन से वंश में आते हैं? वर्धन, राजा हर्षवर्धन, नाम है वंश का वर्धन वंश, ये उल्लेख मिलता है। एक रचना पढ़ेंगे आप, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और इसको लिखने वाले हैं चंद बरदाई। अब चंद बरदाई किनके समय आते हैं? पृथ्वीराज चौहान, तो कौन सा वंश हो गया? चौहान वंश। चंद बरदाई कौन सा वंश के बारे में? चौहान वंश। तो इतिहास को बता दे, देखो ये कहीं ना कहीं घटना घटा है करके, ये लिखेंगे, राजनीतिक वाला है ये, ठीक है। अर्थशास्त्र मेघदूतम, हर्षचरित और पृथ्वीराज रासो, ये इतिहास बता रहे कोई ना कोई राजा या कोई ना कोई वंश के बारे में, है ना। जितने ग्रंथ या जितने किताब होंगे वो साहित्य होंगे। मेघदूतम छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में लिखा गया था, रामगढ़ की पहाड़ी, पढ़ेंगे हम, आएंगे वहां पे तब। गुप्त वंश का उल्लेख है वो, बाणभट्ट, राजा हर्ष वर्धन वंश, चंद बरदाई चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी होते हैं वो। हुआ? ये राजनीतिक है, ध्यान रखेंगे आप पूरा, है ना। भारत में विदेशी लोग भी आए थे काफी लोग, उन लोग भी कुछ ना कुछ लिख के गए भारत के बारे में, वो भी इतिहास का सोर्स है। हुआ ये? चलिए, पहला विदेशी भारत में आने वाला कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक रचना लिखा है, कौन सा? इंडिका। इसको बोला जाता है क्या? विदेशी वृतांत। विदेशी यात्रा जो आए थे ना, उन लोग लिख के गए हैं। सबसे पहला रचना है इंडिका, ये भी प्रश्न आया हुआ था, शिक्षक भर्ती का ही प्रश्न है।
और इंडिका को लिखने वाले कौन है? मेगास्थनीज, मौर्य वंश में आता है, ध्यान रखना। ये विदेशी व्यक्ति है, लिखने वाला है। और दूसरा रचना आप पढ़ते हो मुख्य रूप से फुओकी, एक आता है चीन से, कौन? फायान, उनकी रचना क्या है? फुओकी। ये आता है गुप्त वंश में, फायान। और एक रचना पढ़ेंगे सीयूकी, और सीयूकी को लिखने वाले चीनी यात्री वेनसांग, जो छत्तीसगढ़ भी आता है, इनका नाम है वेनसांग। देखो ये लोग चीन से आए दोनों ना, ये वेनसांग। एक आप रचना पढ़ेंगे रेहला, और रेहला को लिखने वाले एक मुस्लिम है, कौन? इब्न बतूता, इब्न बतूता। अब देखिए इन लोग भारत में यात्रा किए हैं, कोई ना कोई समय में किए होंगे। जैसे एग्जाम्पल बता दूं, सुनना। ये जो मेगास्थनीज है ना, ये जो आप मौर्य वंश पढ़े ना यहाँ पे, जिसका नाम पढ़े हो चंद्रगुप्त मौर्य, सुने होंगे आप, उनके दरबार में थे, ध्यान रखना। उन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में लिखा है। फायान कहाँ से आया था? चीन से, बौद्ध धर्म को अध्ययन करने के लिए। इसमें भारत के बारे में बताया है। वेनसांग ने लिखा है सीयूकी, आप तो सुने भी होंगे, छत्तीसगढ़ भी आए थे, कौन? वेनसांग। तो मल्हार सुने हो आप, सिद्धपुर सुने हो। देखो दोनों नाम मिला कि नहीं मिला? तो इतिहास में थे, ऐसा पता चलता है किसकी रचना से? वेनसांग। एक आया था इब्न बतूता, इनकी रचना क्या है? रेहला। इतना लिखेंगे आप, जितना लिखा है सब किताब है, ग्रंथ है सब के सब, ठीक है। पूनम ठाकुर जी समझ में आया? नंदिनी, डुमेश्वरी, खिलेश्वरी, दिव्यांशी, पूजा, देवराज, ताम्रध्वज, बताएंगे समझ आया तो इतना। ये पहला है आपका साहित्यिक सोर्स। देखो यहीं से कई सारे क्वेश्चन बने हुए, ध्यान रखेंगे। दो क्वेश्चन यहीं से हैं, एक रामायण वाला और एक कौन सा आपका? इंडिका वाला। यही प्रश्न आए थे पिछले बार शिक्षक भर्ती में, है ना। चलिए अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखें, पुरातात्विक क्या होता है। तो इतिहास जानने कितने सोर्स हैं? दो। पहला कौन सा? साहित्यिक, और एक कौन सा होगा आपका? तो मैंने साहित्य पूरा बता दिया है, जितना बताया हूँ सब पढ़ना है भाई अभी, है ना, पूरा पढ़ना है अभी। वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, सब बताएंगे आपको। सेकेंड वाला है आपका पुरातात्विक, मैं इसको अगले पेज में लिख रहा हूँ, आप भी साइड में करके लिखेंगे वहीं पे, ठीक है, समझेंगे। पुरातात्विक क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल। पुरातात्विक क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल जो क्षेत्र होता है, जैसे कि आप ना इसको ना भौतिक अवशेष के रूप में लिखते हो, भौतिक अवशेष। और इसी को हम लिख सकते हैं जो ठोस अवस्था में मिलता हो, ठोस अवस्था में मिलता हो, जो शीघ्र से नष्ट नहीं होता है। तो हमको इतिहास जानने के लिए सबसे प्राचीनतम क्या मिलता है? पत्थर के औजार, जो आदि मानव लोग यूज किए थे। पाषाण क्या मिलते हैं? औजार। तो ये भी क्या बताता है? मानव ने क्या यूज किया था पत्थर का औजार के रूप में। क्या इसके बारे में कहीं लिखा हुआ है क्या साहित्यिक सोर्स? उन लोग पढ़ने लिखने जानते थे क्या? तो उन्होंने लिखे भी नहीं है वहां पे वो। तो हमको साहित्यिक सोर्स मिला क्या उसका? नहीं मिला है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है ना। आप यहाँ पे गुफा, गुफा पढ़ोगे तो गुफा में क्या बनाते हैं उन लोग? चित्रकारी। तो आप बताते नहीं हो कि प्राचीन काल के लोग शिकार करने जाते थे, तो कैसे पता चला शिकार करने जाते थे? उन्हें दीवारों में बनाया ना कि नहीं वहां पे। ये इतिहास है, ध्यान रखना। तो ये दोनों है प्राचीनतम, पाषाण के औजार, और क्या मिला? गुफा में चित्रकारी। निवास के लिए गुफा यूज करते थे। इसके बाद राजा महाराजा जब आए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब नगर बसाया तो पूरा नगर में क्या क्या मिला? मैं सिंधु घाटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे आपको नगर में बड़े बड़े क्या मिलते हैं? भवन। आपको क्या मिला है? पक्के, ये भवन को ना पक्का ईंट का बना देता हूँ। ईंट का यूज हो गया। देखो हजारों साल पहले ईंट बनते थे, ये पता चला। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, तो ये पता चलता है उस समय के लोग मिट्टी का बर्तन कैसे प्रयोग करते थे। या आपको ना मूर्तियां मिलेगी तांबे का, कांसे का, या इसके अलावा आपको जैसे कि स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, या आपको सभा भवन मिला है। ये पूरा इतिहास है। साथ साथ आगे जब बढ़ोगे, जो राजा आएगा वो अपने समय क्या जारी करेगा? सिक्का, या उसको क्या बोलते हैं? सिक्के को मुद्रा। अब सिक्का और मुद्रा में आप लोग सामान्य तौर पे देखे होंगे, ये तो कोई देवी का अंकन होगा, ये तो कोई चित्र छपा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो जाए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिक्के में ना गरुड़ का अंकन है, ऐसा लिख दिया हूँ,
तो आप किस भगवान की ओर आकर्षित होंगे? आप विष्णु भगवान की ओर। जैसे कि मैं मान लो जाए बता दिया हूं, एक सिक्का है जिसमें नंदी का अंकन है, तो कौन सा भगवान है ये? तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ऐसे देवी देवता थे। इतिहास बता दें कि नहीं बता दें, इतने इतिहास पुराने में ऐसे देवी देवता थे, ये पता चलता है सिक्का से, मुद्रा से। या जो राजा आएगा वो मूर्ति के साथ साथ क्या बनाएगा? मंदिर बनवाएगा, तो मंदिर निर्माण हो जाएगा, ये होगा। या जो राजा होगा अपने समय अभिलेख लिखवाएगा, तो सम्राट अशोक पहली बार क्या लिखवाता है भारत में? अभिलेख। और अभिलेख में क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? गुहा लेख मतलब गुफा, या क्या पढ़ते हो? स्तंभ लेख, या आप पढ़ोगे सांची का स्तूप, जैसे कि ये सब में मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें जितना लिखा गया यहाँ पे देखिए, मैं पाषाण औजार, गुफा, नगर, सिक्का, मंदिर और अभिलेख, आज भी जाकर इसको देख सकते हो कि नहीं? आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? क्योंकि महसूस कर सकते हो, ठोस है, भौतिक रूप में है कि नहीं हो? ये इतिहास, जैसे आपको एग्जाम्पल आज ही बताया मैंने, लक्ष्मण मंदिर, आप कोई गए होंगे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, आप इस मंदिर को देखकर किस चीज को बताते हो? कि हमारे यहाँ एक वंश हुआ था, कौन सा? पांडु वंश। एक राजा हुआ था, कौन? महाशिगुप्त पालन। तो देखो इस मंदिर से आप दो जानकारी लिए कि नहीं लिए? पता चल गया 6वीं सदी में एक राजा हुआ था, तो शासन कर रहा था इतने साल पहले, ऐसा करके वो। या आप छत्तीसगढ़ में एक मंदिर सुने हो, रतनपुर महामाया मंदिर, आप यहाँ जाते तो कौन सा वंश से आप तर्क लगाते हो? कलचुरी। तो देखो ये इतिहास है कि नहीं? तालागांव सुने हो आप, मल्हार सुने होंगे आप। हर एक जगह क्या बताता है आपको? इतिहास को बताता है, जो अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। प्राचीनतम से प्राचीनतम सिंघनपुरी गुफा सुने होंगे आप, रायगढ़ में सुने हो सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ सुने हो? ये सब क्या है? पाषाण काल के स्थल है कि नहीं है? क्या इन लोग नष्ट हुए क्या अभी तक? ये है ना, अभी तक इतिहास है ना, जान सकते हो ना आप कहीं ना कहीं। तो ये आर्कियोलॉजिकल होता है, लिखो वहीं पे। जितना लिखा है सब पूरा तात्विक है, ध्यान रखना आप। सीजी टेट और सी टेट में यही आता है, कौन सा पूरा तात्विक होता है, कौन सा साहित्यिक होता है। सबका सीजी टेट निकल गया है? हो गया ना? नहीं हुआ है? एसएसटी वाले हो कि साइंस? क्योंकि एसएसटी वाले में 24 नंबर आएगा इतिहास, 60 में से 24 नंबर केवल इतिहास होता है। सिक्का मतलब मुद्रा, क्वाइंस, मंदिर, टेम्पल, ध्यान रखेंगे, है ना। अभिलेख मतलब इंक्रिप्शंस बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, जो हाथ से लिखा होता है। हो गया? चलिए एक बार पूरा देखिए, शुरू से मैं बता देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो पहले तो इतिहास का हमने परिभाषा जाना, इति धन ह धन आस। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। ह का मतलब होता है हुआ हो। तो ऐसा हुआ हो, तो कब हुआ हो? अतीत में हुआ हो। तो अतीत में हुआ हो मतलब कल का घटना को आप अतीत बोलोगे क्या? बताइए आप। नहीं बोल सकते ना कि कल हमने ये पढ़ा, इतिहास में पढ़े, थोड़ी ना बोलते हैं हम लोग। अतीत मतलब होता है कि पिछले 100 वर्ष में जो घटना घटी है, पूर्व 100 साल से पहले जो घटना घटी है, वो क्या कहलाता है आपके लिए? इतिहास कहलाता है। और इतिहास जानने कितने माध्यम है? 2 माध्यम है, एक कौन सा और एक कौन सा? पुरातात्विक। तो साहित्यिक मतलब जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो। तो हमारे यहाँ प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा होता है? वेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताएंगे चारों को आपको। उपनिषद कितने? 108। और पुराण कितने हैं? 18। महाकाव्य है 2, प्राचीनतम वाला ना महाकाव्य, और भी महाकाव्य होते हैं वहां पे, ठीक है, उसमें आते हैं, ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो मैंने साहित्यिक में बहुत सारे ग्रंथ का नाम बताया है,
पहले मैंने धार्मिक ग्रंथ बताया, देखिए ये वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। फिर हमने राजनीतिक ग्रंथ देखा। अर्थशास्त्र कौन से वंश की राजनीति को बताएगा? मौर्य। मेघदूतम मतलब गुप्त। हर्षचंद्र मतलब वर्धन। और पृथ्वीराज आश्रम मतलब कौन सा? चौहान मतलब राजपूत। आपका राजपूत काल है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये सब दिया सिलेबस में। विदेश के लोग भारत आए थे, उन लोग भी कुछ कुछ लिख के गए हैं। जैसे मेगा स्नीज आया था तो इंडिका, फायन आया था तो फुओ की, और वेनसंग आया था तो सीयू की, और इब्न बतूता आया था तो क्या लिखे गए वो? कुछ तो जानकारी है भारत के बारे में कि लोग ऐसे थे, ये काम कर रहे थे, ऐसा करके। पूरा तात्विक मतलब क्या बताया मैंने? जो ठोस अवस्था में मिलता है भौतिक रूप में, जिसको देखकर छूकर महसूस कर सकते हो। जैसे कि ये मान लो जाए आपके सामने ये चीजें हैं, कुछ कुछ ऐतिहासिक चीजें मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे एक नगर है बड़ा सा, पक्के ईंट का बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ना एक यहाँ से ये वाला हिस्सा स्नानागार दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। और स्नानागार मतलब हमारे यहाँ सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? सिंधु घाटी। तो ये पता चलता है कौन सा जगह का है, ये सिंधु घाटी का है। देखो आज भी जा करके आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो भौतिक रूप में, ध्यान रखेंगे आप। नष्ट हुआ है क्या ये? तो इतने 5000 साल पहले लोग स्नानागार बनाए थे, ये पता चल रहा है कि नहीं? और स्नानागार तो आज भी हर जगह नहीं मिलेगा आपको। गाँव में तो होता ही नहीं है स्विमिंग पूल। कहाँ होता है? स्विमिंग पूल है ना, मतलब ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। केवल केवल कहाँ होता है? नगर में होता है। तो ये पता चला कि हमारे यहाँ 5000 साल पहले क्या बनाया गया था? स्नानागार। ये इतिहास है। ये एक जगह है सांची, और वहां पे बनाया गया स्तूप। ये क्या है? सांची का स्तूप। और सांची का स्तूप कौन से धर्म को समर्पित है? बौद्ध। और कौन से राजा ने बनाया है? अशोक ने बनाया है। तो देखिए क्या पता चला, एक राजा हुआ था अशोक, जिन्होंने क्या बनवाया? सांची का स्तूप। कौन से धर्म के लिए? तो ये पता चला इतने हजारों साल पहले एक धर्म था, कौन सा? बुद्धिज्म, बौद्ध। ये आपका एमपी में है, ध्यान रखेंगे आप। ये मध्य प्रदेश वाला है। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, आप एक ना पहाड़ी पढ़े हो, एलोरा, अजंता एलोरा सुने होंगे आप। तो ये एलोरा वाला है। एलोरा में ना कुल ना 34 केव है, गुफा, 34 गुफा है। मैं बताऊंगा आपको, बाद में पढ़ाएंगे तब। इसमें 34 में से जो 16 नंबर जो गुफा है ना, वो है कैलाशनाथ मंदिर। और विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो नीचे से ऊपर बना है। मंदिर हमेशा कैसा बनता है? नीचे से ऊपर जाता है। ये मंदिर ऊपर को बनाते हुए कहाँ गई है? नीचे आ गई है, जिसके वजह से ये शामिल है किसमें? यूनेस्को में। पढ़ाएंगे आपको यूनेस्को के बारे में, ये क्यों शामिल है, कैसा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसा बना हुआ है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य है कौन सा? बिहार। अब ये कौन से वंश ने बनवाया? गुप्त वंश ने बनवाया है। कुमार गुप्त करके नाम पढ़ेंगे तो देखो एक पता चले, भारत में शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी, जहाँ विश्व के लोग आते थे पढ़ने के लिए। और वो भी मेन कौन से धर्म वाले हैं? ये बौद्ध। ये अभी आया था पेपर में, अब कार्य निरीक्षक में, बौद्ध धर्म वाला कौन सा विश्वविद्यालय था, कौन सा होगा वो? देखो ये इतिहास बता, आज भी जाके देखो आप, मिल जाएगा आपको। ये वाला हिस्सा, ये जो दो बनाया है, यहाँ पे दो पिलर है, यहाँ पे देखो स्तंभ है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे ना, ये आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ। ये विक्रमादित्य की जानकारी देता है। आप नाम पढ़ेंगे कि राजा हुए थे कौन? विक्रमादित्य। गुप्त वंश में उन्होंने बनवाया, स्थापित किया करके। अब सोचिए इतना पुराना इतिहास है। इसके बैक साइड वाला जो है, इसका नाम क्या है? कुतुब मीनार। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार मतलब कौन सा सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ोगे आप, जिन्होंने इसे क्या रखा था? नींव रखा था। तो देखो उनकी भी जानकारी इस्लाम धर्म का, ये इतिहास है, ध्यान रखना। तो इतने सारे चीजें हैं, ये सब कैसा सोर्स होगा? ये पूरा तात्विक है, पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। या मंदिर देखोगे तो मंदिर को आप इस प्रकार से देख सकते हो। देखिए मान लो जाए, जैसे ये कौन सा मंदिर है? ये छत्तीसगढ़ का है। ये बताओ कौन सा मंदिर है? शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर यही है, ठीक है, महासमुंद जिला में, ध्यान रखेंगे। तो ये मंदिर के ही दीवार पे एक लेख मिला था, हालांकि उसको म्यूजियम में रखा गया है। तो ये पूरा बताता है लक्ष्मण मंदिर है, पांडु वंश है, ऐसा करके वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा करके वर्णन है वहाँ पे वो। ये आप पढ़ेंगे। द्वारिका नगरी सुने हो? द्वारिका सुने? गुजरात में समुद्र में डूब गया बोलते हैं जो, सुने हो ना? हाँ, उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखो। ये इससे क्या पता चला? आर्कियोलॉजिकल सिर्फ ऊपर नहीं होगा, यस, जमीन के अंदर नहीं होगा, बल्कि पानी के अंदर भी होगा। ये बता दे, ध्यान रखना कि पानी के अंदर भी है, भूमि के अंदर भी है, और भूमि के ऊपर भी है, तीनों को बता दे। देखो ये सी टेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना यही।
ऊपर नीचे कहाँ पे होता है करके आया हुआ था एग्जाम में। गुफा पढ़ते हो तो गुफा में आपको क्या दिखाई देता है, ऐसा पेंटिंग्स दिखाई देगा। अब देखो यहीं पे ना फोटो दिखा रहा हूँ, इन लोग के हाथ में ना कुछ ऐसा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो कहीं जा रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं। अब हमको कोई बता गया कि पाषाण काल के लोग शिकार करने जाते थे करके, कोई नहीं बताया है। वो कहाँ से पता चला पता है, उसके दीवार पे छपे हुए चित्र से पता चला है। उन लोग कौन कौन सा जानवर का प्रयोग करते थे, किस जानवर को मारते थे, ये यहीं से पता चला। उन लोग लिख के थोड़ी ना गए हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं करके, नहीं लिखे कुछ, लेकिन पता चला। अब मारने के लिए क्या यूज करते थे, तो मैंने बताया क्या चीज, पाषाण का औजार। पत्थर का क्या बनाते थे इन लोग, टूल्स बनाते थे, औजार। अब ये कैसे पता चला होगा, तो भैया हमको जहाँ से इन लोग रहते थे वहाँ पे क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। जैसे आप कहीं गए होंगे घूमने उमने के लिए, मान लो कोई पहाड़ी वगैरह जाते हो आप, तो आपको पत्थर मिल जाता है ना, ये पत्थर मान लो जाए, तो आपकी नज़र में केवल पत्थर होगा ये, आप लात मार के निकल भी जाओगे। लेकिन मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी नज़र में क्या होगा, वो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर होगा ये, किन्होंने इसका यूज़ किया है, उसको नुकीला करके मारने के लिए किसी का प्रयोग किया गया है, तो देखो उसकी प्राचीनता को बताता है कि नहीं वहाँ पे वो ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये पत्थर पे लिखा हुआ लेख है, ये इसको बोलते हैं क्या हम लोग, शिलालेख। ये क्या कहलाता है आपका, शिलालेख कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप। ये होता है शिलालेख, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, भले वो लिपि और भाषा अलग है, ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं इसको हम लोग, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये देखो आप लोग पहले ना लेख सुनते होंगे, ताड़पत्र, भोजपत्र, सुने ऐसा कुछ। पहले के राजा महाराजा लोग किसमें लिखवाते थे, ताड़पत्र, और किसमें होता था, भोजपत्र। ताड़ वृक्ष सुने हो ना, ताड़ वृक्ष जानते हो, भोज वृक्ष सुने होंगे आप लोग, हिमालय में मिलता है सब वृक्ष, उनके पत्ते पे, उनके छालों पे लिखा जाता था। अब बाद में वही किसमें लिखा गया, तांबा पे, तो क्या बोले उसको, ताम्रपत्र। अब ये तो सब सुने होंगे, ताम्रपत्र में बनते थे पहले, पहले उसको लकड़ी में लिखा जाता था, बाद में फिर पत्थर में लिखे तो क्या बोले उसी को शिलालेख बोल दिए। पेंटिंग्स पढ़ोगे, मुगल काल का हो चाहे कोई भी वंश को, देखो यहाँ पे जैसे एक सेंटर में उसको बता रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे बैलगाड़ी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बैठ करके जा रहे हैं, तो ये बता सकता हूँ कि प्राचीन काल के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के लिए, आवागमन के लिए करते थे। बता सकते हैं, नहीं बता सकते, वो लिखा नहीं है कहीं कि उन लोग परिवहन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप तो जान रहे हो ना, उसका चित्र पता चल रहा है, जैसे आप यूज करते हो अभी कहीं कहा। ये आपका इतिहास है। ऐसा मुहर मिलेंगे आपको, सील, और देखो अलग अलग जानवर का चित्र अंकन है कि नहीं इसमें, उसमें देखो एक सिंग वाले पशु है, इसमें हाथी दिखाई दे रहा होगा, इसमें गेंडा दिखाई दे रहा होगा, सब अलग अलग देखो वहाँ पे वो। ये सिंधु घाटी का है, आपको पढ़ाएंगे जब आएगा तब। आया इतिहास समझ में, अब समझ में आया दोनों, डिफरेंस क्या होता है समझ में आया ना। चलिए ये मैंने पहला जो यूनिट लिखा था आपका, ये बता दिया मैंने, साहित्यिक अर्थ कौन सा, ये पुरातात्विक। सेकेंड यूनिट कौन सा आपका, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता को हमने क्या नाम दिया था, विश्व की पहली नगर सभ्यता है, सिटी है, ध्यान रखेंगे। तो नगर डायरेक्ट बन जाता है कि पहले गांव बनता है, गांव बनेगा ना पहले, तो पहले गांव बसा लेते हैं, उसके बाद नगर बसा लेंगे। पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, पाषाण काल, हेडिंग डालो पाषाण काल, सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन सिंधु घाटी तक जाने के लिए आपको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हेडिंग डालो पाषाण काल। चलिए लाइव क्लास आए आप लोगों को समझ में, चलिए स्टोन एज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, या पाषाण काल बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये होता है पाषाण काल, और पाषाण काल को आप तीन भागों में पढ़ोगे। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तीन होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये क्या होगा आपका नव पाषाण काल। चलिए तीनों का डेफिनेशन क्या क्या है थोड़ा समझेंगे आप लोग, मैं समय दूंगा आप लोग को ना लिखने के लिए, सुनेंगे पहले इसको, है ना। ये जो आपका पूरा पाषाण काल है ना, यहाँ पे लोग क्या करते थे, किस प्रकार से रहते थे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल ना 40 लाख वर्ष से पहले की घटना है, ध्यान रखना आप, है ना। अब इसमें हुआ क्या था, यहाँ के जो लोग होते थे ना, उनको आप सामान्य शब्द में क्या बोलते थे, आदि मानव। क्या कहलाते थे इन लोग,
आदि मानव जंगल पे निवास करते थे, और निवास करने के लिए इन लोग जो प्रयोग करते थे वो क्या होता था, गुफा। इन लोग कहाँ रहते थे, गुफा पे। और केवल क्या काम आता था इन लोग को, शिकार करना। केवल क्या करते थे, और शिकार के लिए किसका प्रयोग करते थे, पत्थर। तो पाषाण में क्या लिखते थे इन लोग, औजार। इन लोग ऐसा काम करते थे, बस दो ही काम आता था, शिकार करना, और शिकार करने के बाद जो बचता था उसको संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो खाद्य संग्रहण बोलते उसी को, फूड स्टोरेज। क्योंकि हर जगह शिकार मिलेगा क्या, जैसे मान लो जाए शिकार में गए हैं मारने के लिए, मिलेगा क्या उस दिन, नहीं मिलेगा। और जिस दिन मिल गया तो उसको क्या करेगा, वो आगे एक दो दिन के लिए स्टोर करके रखेगा, वही क्या कहलाता है आपके लिए, खाद्य संग्रहण, फूड स्टोर करके रखते थे, ध्यान रखना। और मारने के लिए क्या यूज करते थे, पत्थर का। और कैसे करते थे शिकार, समझना ध्यान से, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ याद कराने के लिए बस ये, ठीक है ना। इन लोग क्या करते थे, उस पत्थर को लेकर ना एक बड़े से पेड़ में ना चढ़ जाते थे, वृक्ष में। और यहीं पे क्या होता था, वृक्ष में छायादार होता है, तो जितने छोटे छोटे पशु पक्षी थे, मान लो जाए भेड़ है, बकरी है, खरगोश वगैरह, कहाँ आएगा वो, पेड़ के नीचे आएगा, वो छाया होता है, और थोड़ा हरी भरी घास भी होती है वहाँ पे वो। अब यहाँ पे कोई पशु पक्षी मान लो जाए आ रहा है, और इस पेड़ में बड़े से पत्थर को लेकर कौन चढ़ा है, आदि मानव। और जैसे ही आएगा उसके ऊपर क्या कर देगा, वो वार कर देगा। मतलब ऊपर चढ़ा है, नीचे आया, सीधा क्या कर दिया, वार कर दिया। तो ये प्रक्रिया इन्होंने शुरुआती दौर में अपनाया, क्यों पता है, ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर का कोई आकार निश्चित नहीं था, ध्यान रखना। वो कोई भी पत्थर को उठा मार देते थे। देखो पत्थर का आकार निश्चित है क्या, नहीं है, बड़ा सा पत्थर लेते थे और चढ़ जाते थे पेड़ में, और कोई भी पशु पक्षी आया यहाँ पे, जानवर जैसे कि आया, उसको क्या कर दे, उसके ऊपर वार करेगा, मार दिया वहां पे। तो ये प्रक्रिया में क्या होता था, पूरा पाषाण काल में। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब पत्थर नीचे आएगा कभी ना कभी तो टूटेगा, वो नीचे वार करके टूटेगा ना जमीन में वहां पे। अब जब पत्थर टूटेगा तो उस पत्थर का दोबारा यूज करने के लिए उठाएगा कि नहीं उसको, वो पत्थर हर जगह मिलता है क्या, हर जगह पत्थर मिलता है क्या, नहीं मिलता है। पत्थर हर जगह नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे आप। ऐसा एरिया होगा और पत्थर मिलेगा भी होगा तो कोई पत्थर एकदम भुरभुरा होता है, थोड़ा सा चोट आता है वो टूट जाता है। इनको मजबूत और ठोस पत्थर चाहिए। उन्होंने पत्थर को उठाया, और पत्थर जब बीच से टूटा था तो उस बीच से टूटे हुए पत्थर में क्या बन गया था, नुकीला ऐसा बन गया था, वो देखो ऐसा नुकीला बन गया, देखो ये वाला हिस्सा। अब जब उठाया होगा तो हाथ कटा होगा, पंजा उसका। अब हाथ कटा होगा मतलब उसमें खून आया होगा, तो इन लोग का थोड़ा बुद्धि आया, इस पत्थर से हम लोग मांस को काट भी सकते हैं। अब पत्थर दो भाग से टूट गया, तो दो भाग से जब टूटा ना, तो उसी समय को इतिहास का क्या नाम दे दिया है, मध्य पाषाण काल नाम दिया है। तो ये पत्थर दो भाग से टूटा, ध्यान रखना। साथ साथ ये देखो दिमाग लगाया है, पत्थर का क्या किया उन्होंने, नुकीला जब हुआ, पत्थर नुकीला हुआ, नुकीला हुआ तो क्या काम आया, मांस काटने का, पशुओं को काटने का। यहाँ केवल मार रहे थे उससे, है ना, काटने का। साथ साथ दूसरा दिमाग क्या आया, इन्होंने पशुपालन भी चालू कर दिया, पशुपालन प्रारंभ किया। और पशुपालन में सबसे पहला पालतू पशु होता है क्या इनका, कुत्ता। अब इसी को क्यों पालते होंगे, इसी को क्यों पाले होंगे, और भी तो बहुत सारे जानवर होंगे। हाँ, कुत्ता क्या होता है, शिकार करता है, शिकार करेगा। कुत्ता क्या होता है, सबसे ज्यादा वफादार होता है, ध्यान रखना। और कुत्ता क्या करेगा, उनको सुरक्षा भी देता है। जैसे जंगल में जब जाते हैं ना, तो अन्य जानवर से सुरक्षा देता है कुत्ता, दूसरे जानवर को देखकर भौंकता है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। शिकार इसलिए, छोटे छोटे जानवर का शिकार करके अब खुद लाएगा, ये मानव नहीं जा रहे अब शिकार करने, लेकिन किसको भेज रहे हैं, वो कुत्ते को। देखो क्या क्या सीखा मानव, यहाँ पे नुकीले पत्थर का यूज करना सीख गया, यहाँ पे पशुपालन करना सीख रहे हैं, और किसको रखा है वो, तो दिमाग जब लगाया ना मानव, तो आदि मानव क्या कहलाया पता है, वही होमोसेपियंस कहलाया। तो होमोसेपियंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति या चिंतनशील मनुष्य, जो अपने लिए क्या लगाता है, बुद्धि लगाता है, उसी को क्या बोलते हो आप, होमोसेपियंस बोलते हो। हम लोग होमोसेपियंस है, अपनी आवश्यकता के लिए दिमाग लगाते हैं नहीं लगाते, इन्होंने लगाया। इससे पहले क्या नाम दिए थे इसको, केवल क्या काम कर रहा था ये, और शिकार तो और जानवर भी करते हैं, लेकिन ये शिकार करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो कुत्ते को पाल रहे। देखो उस पत्थर का यूज करना सीख रहे हैं, मतलब दिमाग लगाया, तो क्या नाम दिया इसी को पता है, होमोसेपियंस। तो यही कौन सा समय कहलाया था, वो मध्य पाषाण काल से ही मानव क्या कहला रहा है, होमोसेपियंस। अब उसकी समस्या क्या है पता है, चारा, पशुपालन किया था ना, कुत्ते के साथ साथ किसको पालेगा,
अन्य पशु को भी पालेगा, भेड़ बकरी को भी पालेगा। अब इसके लिए चारा चाहिए, तो चारा की तलाश में गया कौन सा, नदी किनारे। कहाँ जाएगा वो, नदी के तट पे। और नदी के तट पर ही चालू क्या कर दिया पता है, वो कृषि। और कृषि कार्य जब किया तो सबसे पहला फसल किसको उगाया था, वो गेहूं, सॉरी जौ। किसको उगाया था, जौ। फिर गेहूं को उगाया है, और फिर किसको उगाया, चावल। ये 3 फसल आप पढ़ते हो, 3 पढ़ेंगे आप लोग, एक गेहूं, जौ, और एक कौन सा होता है आपका, चावल। ये ध्यान रखेंगे, ये होता है चावल। अब देखिए यहाँ पे मानव जब गया ना तो क्या काम किया है, कृषि। अब बताइए ये जो कृषि है 1-2 महीने का होता है क्या, ये समय लगता है 3-4 महीने का। अब तो उस मानव को क्या हुआ, एक जगह रुकना पड़ गया खेती करने के लिए। तो मानव क्या बन रहा है, स्थायी निवासी बन रहे। और स्थायी निवासी जब बनता है तो बहुत सारे लोग एक जगह जब रहते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है। वही परिवार, मोहल्ला, बस्ती बसेगा तो वही क्या बन गया, देखो गांव बन गया। आया समझ में चरण। देखो शुरुआत में लोग केवल क्या काम करते थे, शिकार। किससे शिकार करते थे, पत्थर से। सेकेंड टाइम में इन लोग क्या चालू कर दिए, पशुपालन। अब पशुपालन किए तो अलग अलग पशु को पाले तो क्या कहलाया, यही। और जब उन्होंने खुद के लिए क्या चालू किया तो रुकना पड़ा एक जगह, तो क्या बन गए इन लोग, स्थायी निवासी। मतलब क्या बच गया, गांव। तो वही क्या कहलाया, ग्रामीण सभ्यता। और नाम कैसे पड़े, नवपाषाण काल। तो यहाँ पत्थर बीच से टूटा था तो मध्य बोले, और उसी पत्थर के आकार को क्या किया इन्होंने, चेंज किया, नवीनता लाई। क्या किया पता है, हाथ कटा था कि नहीं इसमें, अब हाथ को कटने से बचाने के लिए एक लकड़ी का बेट लिया और उसी में क्या किया, उस पत्थर को ऐसा जोड़ दिया। अब देखो, अब हाथ कटेगा क्या उसका, ऐसा पकड़ेगा ना जी, देखो ये ऐसा पकड़ेगा और दूर से वार करेगा वो, हाथ कटेगा क्या, नहीं कटा। देखो दिमाग उसका, पहले बड़े पत्थर था, अब छोटे पत्थर, अब छोटे का और छोटा ला लिया और एक और पत्थर बनाया। उस पत्थर को क्या किया, ऐसा आकार दिया और वन साइडेड ना उस पत्थर में ऐसा धारीदार बना दिया और इधर पकड़ने के लिए चिकना बना दिया। अब उसे काट सकता है कि नहीं वहां पे वो, देखो ये तर्क लगाया। और तीसरा पत्थर और बनाया एक ठो, ऐसा कुछ लकड़ी का लिया बेट और इसमें ना छोटे छोटे ना पत्थर को फंसा दिया ऐसा। देखो क्या बन गए, काटने के लिए कुछ बना कि नहीं बना। इन तीनों में कहीं भी हाथ कट रहे क्या बताओ आप, नहीं कट रहे, तो यहीं पे बना मानो क्या, वेल डेवलप। तो देखो क्या बसा दिया, वही गाँव। और यही गाँव किससे बनेगा, नगर में बनेगा। तो आप सिंधु घाटी फाइनली पढ़े होगे आप कल वहाँ पे, वो आया समझ में ये तीनों। तो ये मानव का क्या है, विकास चरण है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। छोटा सा लिख लो वहीं पे इसको, मैं कल बताऊंगा, एक एक ठो और पढ़ेंगे कल, आज इतना पहले कम से कम करो। तीनों में डिफरेंस है ना, ध्यान रखना। एक में केवल शिकार कर रहे हैं, एक में पशुपालन कर रहे हैं, एक में कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। ध्यान रखेंगे आप, मानव का विकास कदम यही।